हम्म। ये सारी चीज हम कर यस, सकते तो हैं। हम यही कर सकते हैं। हम्म। तो हम यही कर सकते हैं इसमें कि हम ऐसा अभियान चला दें कि उनको मतलब काउंसलिंग। और कई बार ऐसा होता है कि अभियान भी ना चलाएं तो जो भी हमारे पास आते हैं, मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें क्या है कि हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज इज, मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो उसमें है कि काउंसलिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही, ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट के बिना हमारा काम हो जाएगा, ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही, लेकिन मेन ये है कि हम उसको काउंसलिंग करेंगे। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ रहे हैं ना मैं किस बात पे यस एम्फेसाइज मैम, करना चाह रही हूँ। ऑलवेज ऑलवेज। हाँ ठीक है। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो मैन से ज्यादा सफर क्यों करती हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बिहाइंड दैट? पुष्कर जी प्लीज शेयर स्लाइड 1। श्योर मैम। विजिबल मैम। प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस स्लाइड, एक बार प्लीज स्लाइड देखिए ये। ठीक है। व्हाट एंड व्हाट थिंग अफेक्ट वुमेन्स हेल्थ, क्योंकि वो एक्चुअली हमारे यहाँ जागरूकता ना होने की वजह से वो अर्ली चाइल्ड बियरिंग हो जाती है, जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए। पुअर हाइजीन होती है। पुअर हाइजीन कैसे? कुछ तो वो ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। कुछ हमारे बहुत सारे घरों में टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं, बाहर जाके जाना पड़ता है एंड ऑल, तो वो सारा क्लीनलीनेस नहीं हो पाता है। कुछ मल्टीपल और फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं। उसका क्या रीजन होता है? उसका क्या रीजन होता है? ठीक है, नई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली, क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा हुआ, 1 ईयर बाद फिर से एक बच्चा हो गया। कुछ एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सबको लड़का चाहिए होता है, लड़कियां हो गई नहीं और चाहिए, लड़का चाहिए ही चाहिए, लाइक दैट। फिर कुछ ओवरलोडेड फीमेल्स होती हैं, तो उस वजह से वो थोड़ा घर में सारा प्रॉब्लम्स में वो कुछ नहीं कह पाती हैं, तो उससे भी वो डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, चिंता भी कर सकती हैं, एवरीथिंग बिकॉज दे आर नॉट शेयरिंग द थिंग्स। ठीक है। फिर जो ओल्ड फीमेल्स होती हैं उनमें मेनोपॉज होता है, तो वो वाला एक अलग पार्ट है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम इन सेमिनार। फिर उनको सफिशिएंट डाइट भी नहीं मिलती है। आज भी हमारी ग्रामीण की महिला क्या सोचती है कि मेरे घर में अगर कम खाने को है तो मैं अपने बच्चों को खिला दूं और मैं खुद ना खाऊं। ये बात बिल्कुल 100% सच है ग्रामीण महिलाओं के लिए। होता है या नहीं होता है ऐसा? मतलब आप लोग हाँ, अगर मोस्टली मोस्टली यही रहता है, दूध नहीं पियेंगी, नहीं मैं नहीं पीऊंगी, बच्चे को हाँ, पिलाऊंगी, बच्चों को पिला उसको दूं, हेल्दी दो बनाना साल है। 2 ही साल आए हैं, मैं बच्चों जबकि को खिला दूं। है ना? जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम जब तक प्रेगनेंसी क्लियर होती है तब तक हमारी हड्डियां जो है कम से कम 2 से 2.5 किलो तक का कैल्शियम उनको चाहिए चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट चाहिए का। होता है। ठीक है, और बिल्कुल जब चाहिए होता है। आफ्टर आफ्टर 6 मंथ अगर वो फीडिंग करा रही हैं तो दो से हम्म। ढाई किलो तब चाहिए बच्चे को। क्योंकि हम्म। जब कैल्शियम रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी तो माँ का दूध निकल सकता है ना अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली तो ये सारी ये सारी चीजें। चीजें हमें समझानी जरूरी है, क्योंकि जागरूकता नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, हमें बताना जरूरी होता है। जो उनके साथ काउंसलिंग में, मतलब जो उनके साथ फीमेल मेंबर्स आ रहे हैं, हस्बैंड हो, मदर इन लॉ हो, तो हमें एक काउंसलिंग सेशन जरूर से करना चाहिए। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स होते होंगे, तो आप काउंसलिंग पार्ट नहीं कर पाते होंगे, बट दैट इज रियली नीडेड। ठीक है, वो जरूरी होता है। तो उनको ये समझाना, अगर हम इस लेकिन अगर हम समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। आपको इस वे में समझाइए कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आपके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। इस वे में वो समझ सकती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं जिनको मतलब दूध, कैल्शियम की टेबलेट खाना, ये सब नहीं खाती हैं, मना करती हैं, बुरा लगता है, घबराहट होती है, ऐसा बोलती हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो गई आपकी। हेलो। हाँ जी, बोले। हेलो। एम आई हाँ मैम। ऑडिबल? यस मैम, यू आर हाँ, ऑडिबल। यस 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 मैम, यस यस, अब आ मैम। गई, वॉल्यूम आ गई, हाँ जी, बताइए। कॉल आ गया था मैडम, सॉरी फॉर दैट। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ मैडम, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कैल्शियम लेना ही मतलब, वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये हार्मफुल है मेरे लिए। हाँ जी, वो बिल्कुल ये ऐसा ही बोलेंगे सोचते हैं। वो ठीक है, बोलेंगे तो कि नहीं, वही मैं दूध वही नहीं पीऊंगी, टैबूज जो मुझे है वो हमको हटाने हैं। दूध पीने से मुझे उल्टियां होती हैं। बहुत सारे या पेशेंट्स ऐसे दूध हैं पीने मेरे से पास स्टोन आते हो हैं, मैं इनको जाएगा, फेस करता हूँ। कैल्शियम ज्यादा लूंगी तो स्टोन ना हो जाए। ये हाँ सारे जी, हाँ जी, टैबूज हाँ हमें जी, हाँ जी। हटाने हैं। ये सारी नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, हम्म। बहुत ज्यादा। तो
और हाँ, उनका सबसे ज्यादा स्वास्थ्य एक जो है, नेगेटिविटी उनके अंदर ये रहती है, उनको ये तो मालूम है कैल्शियम हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, फेथफुल हम्म, है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे मैं बहुत ज्यादा दवाएं खाऊंगी तो मेरी किडनी खराब हो जाएगी। ये यहाँ हाँ का जी, पेशेंट जो बिल्कुल मैं बिल्कुल, मेरे सामने है। ये मान्यता होती है, यही मान्यता हमको जी। हटानी, ठीक है। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि कैल्शियम लेने से किडनी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर हम्म, भी ये सब चीज रहती है, फेस करना पड़ता है इस चीज को। क्योंकि क्या है ना कि उनका स्वास्थ्य जो है वो सेहत, उनका स्वास्थ्य और सेहत जो है वो परिवार को और समाज को प्रभावित करती है। मेन अगर हम एक लाइन में बोले तो अपने समाज को, परिवार को, मेन परिवार को और समाज को इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, तो उसको प्रभावित करती है। और माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी चीज दिक्कतें आती हैं। पुष्कर जी स्लाइड 2 शेयर कीजिए। हाँ जी। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है, ये लोग वो समझते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गई, मैं दवाई लूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। पर होता क्या है कि वो क्या सोचती हैं, जैसे सपोज लेमन लैंग्वेज में, आपने बाल्टी है आपकी, उसमें हो गया छेद। अब वो सोचती हैं इसमें पानी भर दिया जाए। अब उसमें पानी कैसे भरा जाएगा? हमारा मोटिव, हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि हम उस बाल्टी के छेद को बंद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ खाएंगी नहीं तो एनीमिया भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी जैसे कि है ना, और डायबिटीज भी आ सकता है। नहीं खाया, स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, पेनक्रियाज ठीक से काम नहीं किए, डायबिटीज हो गया। कैल्शियम नहीं खाया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ठीक से नहीं खाया, अंडरवेट हो गया, बहुत ज्यादा चिंता हो गई, डिप्रेशन हो गया। बहुत सारे कारण होते हैं फीमेल में भी डिप्रेशन के, हेल्थ इश्यूज हो गए, इनफर्टिलिटी हो गया, प्रेगनेंसी में ठीक से किसी ने केयर नहीं किया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बीपी आ सकता है ना, और एनीमिया एज आई डिस्कस्ड की अगर ठीक से नहीं खाया तो वो भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है, अवेयरनेस के साथ साथ ना एक गरीबी भी एक कारण है। आप अब उनको बोल दो ये खा लो, अब उसके पास थोड़े से फंड्स ही नहीं है तो वो कहाँ से अपना ध्यान रखेगी। लेकिन फिर भी हमको उनको समझाना है कि कम फंड्स में भी ध्यान रखा जा सकता है। इतना कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है, कम फंड्स में भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो हमें फंड्स का भी ध्यान रखना है। हम ऐसी चीजें उन्हें ना बताएं कि पता चले कि वो लेके ही नहीं आ पाए, गांव में अवेलेबल ही ना हो, राइट। ठीक है, तो अब काउंसलिंग का हम धीरे धीरे का पार्ट करेंगे, एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले लेंगे डाइट को। पुष्कर जी डाइट वाला चार्ट शेयर कीजिए। हम्म, तो डाइट में क्या है, हमको उनको बताना होगा कि ये सारी चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग ऐसा सोचते हैं कि रोटी खाली हो गया, 4 रोटी खाली हो गया, ऐसा नहीं है। उनको समझाना है कि सारी चीजें जरूरी हैं। कैसे समझाएंगे? उनको बताइए कि ऐसा नहीं है कि आपने सब्जी में नमक डाला और हो गया। सब्जी में आपने नमक भी चाहिए, आपको मिर्ची भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। तो एवरीथिंग में, कोई भी डिश बनाने के लिए हमको सब कुछ चाहिए। ऐसे ही बैलेंस डाइट के लिए हमको सब कुछ चाहिए। सिर्फ 4 रोटी अचार के साथ खा लेने से, या 4 रोटी किसी भी सब्जी के साथ, एक दाना सब्जी के साथ खाने से काम नहीं चलेगा। एंड सबसे जो सबसे बड़ा है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में इम्फेसाइज करना है, ठीक है। मौसम अनुसार फल खाएं, जो आपके पास अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी हो, वो फल खाएं। और फल जरूर खाएं, फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। चाहे एक रोटी कम खाएं लेकिन फल जरूर खाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पौष्टिक आहार में आता है। लोग फलों पर ध्यान नहीं देते, उनको ऐसा लगता है रोटी सब्जी खाई हो गया, मैं तो खाना ठीक से खाती हूँ, रोटी सब्जी खाई और हो गया। और खाती क्या है? आलू खा लिया, कुछ भी खा लिया। तो सब्जियों में भी आप बेहतर चॉइस ले सकते हैं। जैसे आलू की जगह तुरई को ले, है ना। उसके अलावा आप बोल सकते हैं लौकी ले सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। उस टाइप से लेना जरूरी है, वाइड वेराइटी ऑफ सब्जियां जरूरी है। अंडरस्टूड? उसके बाद हमारे ये आते हैं ग्रेन फूड्स, सीरियल्स, जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। इसीलिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मोर नीडेड देन सीरियल्स, ठीक है। यानी कि आपको भूख लगी है तो आप एक कटोरी दाल ज्यादा खाएं, सब्जी ज्यादा खाएं, रोटी चाहे एक कम खा लें, ठीक। ये उसके बाद अब नट्स, नट्स में भी मैं मान सकती हूँ कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। लेकिन फिर भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या उन्हें समझाया जाए कि ये जरूरी है तो जरूर करेंगे वो अफोर्ड। और दूसरा, थोड़े थोड़े खाने हैं, थोड़े थोड़े उनको बोलिए लेते रहें और खाएं, क्योंकि वो भी जरूरी होते हैं हमारे हेल्दी डाइट के लिए।
ओके। उसके बाद कुछ हमारे सारे घरों में नॉनवेज नहीं खाया जाता है, लेकिन उनको बताएं कि ये एग्स, मीट, फिश ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ज्यादा वहम करते हैं तो ट्यूसडे सैटरडे मत खाएं, लेकिन कोशिश करें खाने की, एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक खाएं। क्योंकि एग्स इतना कोई कॉस्टली नहीं होता। आप देखो, अगर हम एग्स उनको एडवाइस करते हैं तो हमारा कितने का एग आता है? 5 रुपए का, यही होता है। तो एटलीस्ट दे कैन स्पेंड दैट। उनको बताया जा सकता है कि आप एग्स खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको पोषण अच्छा मिलेगा। ठीक है। और फीमेल्स के लिए मिल्क पे एम्फेसाइज करना भी जरूरी होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे? कि उनको कहें कि अगर आप मिल्क पीते हैं तो साथ में हम एडवाइस भी करते हैं कि साथ में कुछ प्रोटीन पाउडर डाल के लें। ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मिल्क नहीं खा सकते, मिल्क नहीं ले सकते, किसी किसी को मिल्क पसंद नहीं होता, आप छाछ ले, आप लस्सी ले, आप पनीर खाएं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये सारी चीजें ले सकते हैं। वो भी नहीं होता, आप दही खाएं, घर में जमा ले दही। आप समझ रहे हैं ना, कई लोगों के गांव में तो खुद में भैंस होती है, अरे हमारे यहाँ तो घर का दूध आता है, फिर भी लेडीज नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? बच्चे पीना है। आपको ये समझाना है कि हमको बच्चे तो पीना है, लेकिन हम अगर अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हम ही मरे पड़े रहेंगे तो बच्चों के पीछे पीछे कौन भागेगा? राइट। और हमारी बॉडी के लिए ऑयल भी जरूरी है, हम ऐसे पानी में खाना नहीं पका सकते। ऑयल भी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा ये सारी चीजें। ऑयल भी जरूरी है, लेकिन कम मात्रा में ऑयल ले। और प्लांट ऑयल ले। प्लांट ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल लिया हमने, सोयाबीन ऑयल लिया, उस टाइप से हम ऑयल ले सकते हैं। ठीक है। और सबसे कम क्या खाना है हमको? फैटी, सॉल्टी एंड शुगरी फूड्स। चीनी कम से कम खाएं। ये नहीं कि हमारे घर में मिठाई पड़ी है, हमें भूख लग रही है, हमने एप्पल छोड़ के या कोई भी फल छोड़ के हमने सोचा चलो बर्फी का टुकड़ा खा लेते हैं एंड पेट भर गया। ऐसा नहीं करना है उनको। ठीक है। तो ये जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स आप पुष्कर जी इन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये आप चार्ट्स निकलवा के अपनी क्लिनिक पे लगा भी सकते हैं। No, I will तो share both PPT with them. हाँ, मेरे पूरा PPT शेयर कर दोगे इनके साथ, हाँ ठीक है। पूरा तो प्रेजेंटेशन। आप ये लगा भी सकते हैं ये चार्ट्स, तो ये चार्ट क्लिनिक पे लगे होंगे। तो चाहे आप समझाएंगे नहीं समझाएंगे, बंदे की नजर पड़ती है, कोई बंदा पूछ भी लेता है, कई बार आप 1 सेकंड में समझा देंगे ये चार्ट देखो ऐसा खाना है। तो इट इज हेल्पफुल। तो आप अपनी क्लिनिक पे ऐसे यूजफुल चार्ट्स लगा के रखें। ध्यान तो जाता ही है। अगर आप एक पेशेंट देख रहे हैं, आपके दूसरे पेशेंट का नंबर चौथा है, सपोज दूसरा तीसरा के बाद फीमेल का नंबर चौथा है, तब तक बैठी बैठी देखती रहेगी ना चार्ट्स, तो थोड़ा फायदा होगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदी में भी शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप लोगों के साथ, पुष्कर जी के साथ शेयर कर दूंगी, फिर ये पीपीटी बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। तो हिंदी में भी लगा सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश में भी लगा सकते हैं, ये वाले चार्ट्स यू कैन टेक। तो फैटी, सॉल्टी और शुगरी फूड्स हमें कम से कम लेना है। कैल्शियम उनको प्रमोट करना है मिल्क पीने के लिए, क्योंकि हमें ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम करना है। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, मैं थक रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, क्योंकि कैल्शियम ही नहीं होता उनके अंदर, वो खाती पीती नहीं है कुछ, है ना। और उसके अलावा एनीमिया ऑल्सो इज अ वेरी कॉमन थिंग टू डिस्कस। उसमें हमको उन्हें बताना है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, आयरन रिच फूड लेना है। आयरन रिच फूड में उनको बताना है खजूर आएगा, अनार आएगा, है ना। और डेट्स, खजूर हो गया, गुड़ आएगा, ये सारी चीजें हो गई। क्यों जरूरी है? क्योंकि एवरी मंथ दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, देयर आयरन रिक्वायरमेंट इज मोर देन मेन। समटाइम्स हैवी ब्लीडिंग होती है और चल रहा होता है, बस चल रहा होता है, आयरन पे ही नहीं होती किसी। हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन साथ साथ हमको आयरन भी तो देना है ना। अंडरस्टूड? ठीक है। दूसरा कुछ लोग होते हैं जो जिनको स्लीप से भी कोई मतलब नहीं होता। फॉर मी एंड मैं ये बोलना चाहूंगी कि स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट। कुछ फीमेल्स होती हैं जो डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप होती हैं और ओवरलोडेड विद वर्क होती हैं। ठीक है। तो हमें स्लीप भी पूरा करना है, मतलब ऐसा नहीं है, उनको बताना है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी एंड स्पेशली इन लैक्टेटिंग मदर्स। हमको बताना है कि भाई सोना भी जरूरी है। आप दिन में थोड़ा रेस्ट लें, घंटा 2 घंटा का। प्रेगनेंसी में तो आप 3 से 4 घंटे बोलिए, तब कहीं जाके वो 2 घंटे का रेस्ट लेंगी। ठीक है। और उसके अलावा उनको रात में 8 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, सोते सोते वो लोग लेट हो जाती हैं, फिर सुबह में वो जल्दी उठ जाती हैं। तो उनको बताना है स्लीप इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर देयर हेल्थ। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है हाइजीन। पुष्कर जी शेयर हाइजीन स्लाइड। मैम एक्चुअली मुझे यहाँ पे क्वेश्चन था। आप पूछिए आप मैम पूछिए। ऑल्टरनेटिव डाइट पे है, क्योंकि जो टोटली वेजिटेरियन है डाइट पे,
तो हम्म। उनको मैम क्या ऑल्टरनेट हम एडवाइस कर पाएंगे फॉर कैल्शियम तो सोर्सेस? यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर प्योर वेज है तो हम उनकी अभी डाइट में चेंज कर सकते हैं। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्योर वेजिटेरियन एंड ऑल थिंग्स, नो। तो हम उनको बता सकते हैं कि आप पनीर खा सकते हैं, मतलब मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, डाइट में आप अपने फ्रूट इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो वेजिटेरियन डाइट होती है ना, उसमें थोड़ा सा B12 की कमी रह जाती है। B12 के फिर हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, उतना अच्छा B12 उन्हें नहीं मिल पाता है। और आप सोयाबीन भी इंक्लूड करने के लिए कह सकते हैं, सोयाबीन इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो एटलीस्ट सोयाबीन खाएं, दालें खाएं, उनसे कहिए रोज सब्जी भी बननी चाहिए घर में और दाल भी बननी चाहिए। एंड अलग अलग टाइम पे दे कैन हैव दैट चना, ब्लैक चना इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो ब्लैक चना, छोले, राजमा, ये प्रोटीन रिच है। इनको बोलिए कि हफ्ते में एक बार बनाना है। क्वाइट कॉस्टली हो जाते हैं ना, तो आजकल लोग बनाते नहीं है कि नहीं नहीं ये तो बड़े महंगे पड़ते हैं, लाइक दैट करके। वो तो उनको समझाइए सब्जियां भी सस्ती नहीं है। एंड सेकेंड थिंग यू कैन से कि इतना अगर वो लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो इतना ही खर्चा उनके ट्रीटमेंट पे हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि पहले हेल्थ पे ध्यान दे लें, खाने पीने पे ध्यान दे लें, तो ट्रीटमेंट पे उनको, दवाइयों पे उनको खर्च ही नहीं करना पड़ेगा। सो इफ यू विल गो लाइक दिस, दे विल अंडरस्टैंड। क्योंकि क्या होता है ना, एजुकेशन कम होती है, एजुकेशन कम होने की वजह से थोड़ी समझ भी कम होती है। तो हमको ये सारी चीजें उनके दिमाग में डालनी है, समझाना है। अगर हमें इंडिया के वेमेन को चेंज करना है तो हमें इंडिया की फैमिली को भी चेंज करना पड़ेगा, उनकी थिंकिंग को भी। वेमेन अकेले खाने नहीं बैठ जाएगी। हमारे यहाँ तो ऐसा भी है, हमारे यहाँ मतलब अपनी इंडिया में, अरे देखो लंच कर लिया किसी ने, घर में खाना नहीं खाया, इसने खा लिया। बहुत सारी चीजें होती हैं, फीमेल्स के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो हमको फैमिली को भी समझाना है। आप बोलोगे एक फैमिली को या 4 फैमिली को या 10 फैमिलीज को समझा के क्या होगा। लेकिन अगर सारे एचपीज 10 10 फैमिलीज को समझाएंगे, वो लेडीज आपस में बैठ के बात करेंगी, तो सोचो आपने समाज को कितना बदल दिया। अगर हम 10 to 20% भी बदल दें तो हम कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं ना। ट्रीटमेंट तो देना ही है, ट्रीटमेंट पार्ट नहीं बदल रहा है, वो तो चलेगा ही। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट से बढ़ के कुछ कर पाए तो अच्छा रहेगा ना फीमेल्स के लिए। कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करते हैं। नहीं, ठीक है पुष्कर जी, आप वो हाइजीन वाला स्लाइड एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी। समटाइम्स दे डोंट वेयर क्लीन अंडर गारमेंट्स ऑल्सो। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि दे डोंट हैव एनफ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि ठीक है, नहीं नहीं वॉश किया, कोई बात नहीं। सो आस्क देम टू कीप योर अंडर गारमेंट्स क्लीन एंड ड्राई। क्लीन एंड ड्राई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, दे यूज टू गो वॉशरूम, वॉशरूम गए, उसके बाद आपने उन्होंने अपना अंडरगारमेंट को कवर किया, तो वो पार्ट जो है वो मॉइस्ट रह जाता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन। वो मॉइस्ट रह जाता है, उस मॉइस्ट रहने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई लोग आते हैं रैशेस के साथ, फंगल इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि वो मॉइस्ट में वो फंगस बैक्टीरिया सब कुछ आता है। तो हमेशा यूरिन करने के बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद ड्राई करना है, उसके बाद ही अंडरगारमेंट को ऊपर पहनना है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स डिफिकल्ट टू टेल देम बट वी हैव टू टेल देम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राइट वे क्या होता है वॉश करने का, यू कैन सी वाइप द राइट वे, जो स्लाइड में सबसे नीचे टिश्यू बना हुआ है उस पे राइट वे क्या होता है। आप उनको बताइए कि अगर आप वॉश कर रहे हैं तो आपको फ्रंट टू बैक वॉश करना है। यूजुअली जो हैंड शावर्स आते हैं उससे हम लोग बैक टू फ्रंट वॉश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बैक टू फ्रंट वॉश करने की वजह से सारा जो वो होता है, गंदगी होती है, वो फ्रंट में आ जाती है। वैसा नहीं करना है। लुक, मैं आपको सारा लेमन लैंग्वेज में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप भी उनको लेमन लैंग्वेज में ही समझा सके, है ना। तो हमको फ्रंट टू बैक वॉश करवाना है। इससे हम यूटीआई के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। राइट, उसके बाद हमें ड्राई करना है और क्लीन अंडरगारमेंट पहनना है। उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लोथ को यूज करते हैं, सैनिटरी पैड्स को यूज नहीं करते। तो हमको इन लोगों को मोटिवेट करना है कि आप लोग सैनिटरी पैड्स को यूज कीजिए, जल्दी जल्दी बदलिए। इट ऑल डिपेंड्स। वैसे इसमें स्लाइड में तो इट इज रिटन कि 4 आवर्स में चेंज होना चाहिए, बट दैट्स ओके अगर वो 6 आवर्स में भी चेंज करती हैं। लेकिन अगर उनको ब्लीड ज्यादा हो रहा है तो वो 2 आवर्स में भी चेंज कर सकती है। इट ऑल डिपेंड्स, उनको थोड़ा सा क्योंकि कई वेमेन क्या करती हैं,
कि वो 12-12 घंटे तक चेंज ही नहीं करती है। एंड अगेन ल्यूकोरिया, पीआईडी, यूटीआई, एवरीथिंग इज कॉमन। एंड मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण ये जो नेक्स्ट लिखा है सेंटेड हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, वो यूजुअली नहीं करना है, वो अच्छा नहीं रहता है। ओके। एंड लूज क्लोथ्स तो वो लोग पहनते ही हैं, ऐसा कुछ टाइट क्लोथ्स तो नहीं पहनते हैं ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो। फिर उसके बाद हम एक और उनको गाइड कर सकते हैं कि हमें जो इंटीमेट एरिया को वॉश करना है वो सोप से ना करें, क्योंकि सोप से वॉश करने से पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस जो वेजाइना का पीएच बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो वी कैन आस्क देम टू थिंग्स। एक तो ये कि हम वी वॉश यूज करें, फिर आप कहोगे खर्चा, ठीक है, तो हम एक बहुत ही अच्छी चीज बता सकते हैं। तो अगर वो वी वॉश नहीं खरीदती हैं तो वॉश वी कैन आस्क देम टू वॉश विथ कर्ड। कर्ड का पीएच काफी अच्छा होता है और वो काफी अच्छा रहता है इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए। अगर वो सोप से वॉश भी करती हैं तो एक बार सोप से वॉश कर सकती हैं, उसके बाद अगर वो कर्ड से वॉश कर लें तो वो जो है वो उसका काम करेगा, वी वॉश का, आई मीन कोई भी वेजाइनल वॉश का, राइट। नेक्स्ट, सेफ सेक्स को प्रैक्टिस करें। सेफ सेक्स कैसे प्रैक्टिस होगा? अगर आपको फर्टिलिटी नहीं करनी है, बेबी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कॉन्डम को यूज करें, ठीक है। और वन पार्टनर रखें, ग्रामीण में तो वैसे वन पार्टनर ही होता है, वन पार्टनर रखें। और हस्बैंड को भी ध्यान रखना है कि वो भी क्लीन, नीट एंड क्लीन का ध्यान रखें। उसकी वजह से भी कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, वेमेन को सोचना पड़ जाता है कि मतलब भुगतना पड़ जाता है, यू कैन से लाइक दैट इन लेमन लैंग्वेज। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एनीबडी, कोई भी कुछ डाउट हो? वैसे मैम जो मुझे पर्सनली लगती है कि जो पीच मेंटेन वाला पॉइंट ये सबसे वैलिड पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि बहुत वुमेन को पता ही नहीं है कि वेजाइनल एरिया के पीच और हमारा बाकी बॉडी एरिया के पीच अलग अलग होते हैं। तो यूजुअली ये गलती हो जाती है कि सोप से वॉश करना, हम्म ये काफी मोस्ट वैलिड पॉइंट है, उसको मेंटेन करना है इस चीज का। एक तो लेकिन क्या थोड़ा होता है ना, एसिडिक। जागरूकता। हाँ, जी। जागरूकता नहीं है, ये हमें बताना है, हम नहीं बताएंगे तो कैसे होगा, उनको कहाँ से पता चलेगा? ये चार्ट्स हम लगा के रखें, ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज वाले चार्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं इसमें, कि ये आप चार्ट्स अगर क्लिनिक में भी लगाएंगे ना तो उन्हें फोटो से ही दिख जाएगा, एंड दे कैन आस्क और यू कैन टेल इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना, यू कैन शेयर इट इन फ्यू सेकेंड्स, राइट। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? हमारे कोई पर तो कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? तो मैम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी आप एक बार फैमिली प्लानिंग वाला चार्ट एक बार शेयर कर दीजिए। हम्म। तो एक्चुअली क्या है कि फैमिली प्लानिंग मेथड्स भी कई बार हमको इन लोगों को इन लोगों को ठीक से नहीं पता होता है, तो इनको बताना होता है कि वैसे मेल कॉन्डम भी यूज किया जा सकता है, उसके अलावा पिल्स भी यूज कर सकती हैं। सम समटाइम्स क्या होता है, फीमेल की एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड तो कॉन्डम यूज ही नहीं करते, वो तो नहीं करते। तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप यूज कर सकते हैं। वैसे पिल्स टू टाइप्स के आते हैं, किसी भी आप मेरे से भी रेफरल ले सकते हैं, बाकी किसी भी आप गायनोकोलॉजिस्ट से भी ले सकते हैं। तो वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी दे सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल के थोड़े से नुकसान कम होते हैं, कंबाइंड ओरल के थोड़े ज्यादा होते हैं। तो दोनों डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन क्या है, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद द वुमेन, कितना चाहिए, कितना एज है, एंड ऑल मेनी थिंग्स। फिर वो कुछ कुछ चीजें लगवा भी सकती हैं, लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आती हैं, लाइक वेजाइनल रिंग हो गई, डायफ्राम हो गया, इम्प्लांट हो गया, है ना, कॉपर कॉपर टी जैसे लोग ये लोग जानते भी हैं, वो सब हो गया। तो उसके लिए भी आप रेफर कर सकते हैं किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास कि आप ये लगवा भी सकते हैं। या इंजेक्शन हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस भी आते हैं। तो ये हमको उनको अवेयर कराना पड़ेगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पता तो होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग कई बार उतना फॉलो नहीं करते, इसीलिए कई बार 4-5 बच्चे हो गए, दो बच्चों के बीच में गैप ही नहीं हुआ, 1 साल के बाद ही बच्चा हो गया। तो आपको ये सब समझाना होगा कि दो बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3, बल्कि मैं तो कहती हूँ 5 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। बट येस, मेडिकली एंड ऑफिशियली यू कैन से 3 ऑल्सो।
but not less than 3. तो फैमिली प्लानिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें मेल तो कुछ सफर करता नहीं है, फीमेल ही सफर करती है, क्योंकि एक तो उसकी हेल्थ बिगड़ती है, फिर उसको बच्चे भी संभालने होते हैं। व्हाट ये दुकान ले जा फायदा है। क्या क्या? सॉरी मैम, शायद वहाँ पे कस्टमर से बात कर रहे होंगे मनोज जी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है किसी के लिए, किसी का इसके रिगार्डिंग? नो। हेलो। ओके, हेलो हाँ जी, बोले बोले। मैम, मेनोपॉज जब होता है तो उसमें मतलब एमसी पीरियड बंद हो जाता है, तो मतलब उसमें क्या मतलब परेशानी आती है, तो कौन सी मेडिसिन देने मतलब दे सकते हैं? देखो, मेनोपॉज ना एक अलग टॉपिक हेलो। है, तो मैं अभी आज पुष्कर जी से डिस्कस ही कर रही थी मॉर्निंग में कि नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट सेमिनार हम लेंगे ना, वो मेनोपॉज पे ले लेंगे, क्योंकि मेनोपॉज एक अलग चैप्टर है, उसको इसमें समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। जी मैम। इसलिए हम लोग मेनोपॉज को नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी किया करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं। पर फिर भी आप मेनोपॉजल वेमेन को भी समझाया जा सकता है कि उनको बताना है, अगर उनको बाई चांस वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वाइट डिस्चार्ज उनमें भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है हमें सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक हो जाए। अभी मैं ट्रीटमेंट पार्ट पे आऊंगी, दिस इज ओनली काउंसलिंग गोइंग ऑन। माय नेक्स्ट आई मीन पार्ट इज ट्रीटमेंट पार्ट पे भी आऊंगी मैं। तो हम लोग जी उनको देख सकते हैं ट्रीटमेंट पार्ट, लेकिन उनको समझाना रहता है कि वो भी ये सारी चीजों को ध्यान रखें। लाइक मेनोपॉज है तो आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? हाइजीन इज मेन। जो हाइजीन वाला था ना, वो मेन है, वो ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ल्यूकोरिया उनको भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है, पीआईडी भी हो सकता है। नहीं मैम, जैसे क्या होता है कि मेनोपास के समय जैसे मतलब पीरियड बंद हो जाता है, तो उससे पहले जैसे टीएफटी करवा ली है, एचबी करवा ली, ये सारी चीजें नॉर्मल आती है, उसके बावजूद भी पीरियड नहीं आते, तो उनको लगता है कहीं घबराहट हो रही है या हो रहा है देखो, मतलब। वो जो घबराहट होती है ना, वो एक्चुअली हॉट फ्लैशेस की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें उनको एक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप एंड मेंटल सपोर्ट, और कुछ भी मल्टीविटामिन वगैरह या सप्लीमेंट्स वगैरह देने जरूरी रहते हैं। और कोई जी भी एक न्यूट्राइन हेल्थ टॉनिक जो कि मेनोपॉज में काम करे, वो सब देना रहता है। और उनको एक एक्सप्लेन करना होता है कि ये एक नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, ये मेनोपॉज सारी लेडीज को आता है, ये एक नॉर्मल पार्ट है। कई लोग बड़े मतलब इस मेनोपॉज के ड्यूरेशन के बाद बड़े हॉट फ्लैशेस की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं कि अब मेरे हार्मोन्स चेंज हो गए हैं, मैं थक जाती हूँ, मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ, हाँ, वही यहाँ होता मतलब है। घबराहट होती है। तो ये मेंटल सपोर्ट नीडेड है आपको, हस्बैंड और स्पेशली मदर इन लॉ। व्हाट आई विल से, एवरीथिंग इज नॉट हस्बैंड इन फैमिलीज, मदर इन लॉ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमको जो काउंसलिंग करनी है, मदर इन लॉ और हस्बैंड दोनों की करनी है। हमेशा फीमेल पेशेंट को अगर आए हैं, अवेलेबल हैं, नहीं तो जब आप नेक्स्ट ग्रुप में बुलाएं तो आप बोलें कि हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों आए, क्योंकि हस्बैंड और मदर इन लॉ की दोनों की काउंसलिंग जरूरी है। बिकॉज हस्बैंड तो चलो फिर भी काम पे चले गए, मदर इन लॉ तो घर पे रहती है ना। और फिर मदर इन लॉ फीमेल होके भी समटाइम्स फीमेल को नहीं समझ पाती है, वो सोचती है हमारे जमाने में ऐसा था वैसा था, बट एज लाइफ आर चेंजिंग, यू कैन से जमाना बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमें वैसे ही चीजें करनी है। तो उनका डिप्रेशन हटाना बहुत जरूरी होता है, मेनोपॉज के टाइम पे डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। जी मैम, तो इसमें यूएसजी एब्डोमेन करवाना जरूरी हो जाता है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि कहीं कोई पीआईडी या कोई चीज तो नहीं है, तो उस हिसाब से मेनोपॉज आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट। अगर मेनोपॉज डिस्कस करने लगे तो बाकी छूट जाएगा, क्योंकि मेनोपॉज इज अ बिग टॉपिक। बहुत बड़ी टॉपिक प्रेगनेंसी है। एंड लैक्टेशन इज अ बिग टॉपिक, नो, तो मेनोपॉज इज अ बिग टॉपिक। वी कैन थैंक यू मैम। डिस्कस इन नेक्स्ट नेक्स्ट सेमिनार। तो नेक्स्ट हम इनको बता सकते हैं, ये सब हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई कि सेफ कर। उसके बाद हम एक और चीज इनको बोल सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि ये लोग अबॉर्शन को भी टैबू मानते हैं। ठीक है, अबॉर्शन को कैसे टैबू मानते हैं? अरे अब बच्चा हो गया है, अब क्या गिराना, अच्छी बात नहीं है, हेल्थ खराब होगी, लाइक दैट करके। लेकिन उनको बताना जरूरी है, अगर स्पेस प्रेगनेंसी नहीं है, मान लीजिए ऑलरेडी एक बच्चा 4 to 6 मंथ का है, या सपोज 8 मंथ का है, और फिर भी अगर प्रेग्नेंट हो गई है, तो अबॉर्शन कराने में कोई हर्ज नहीं होता है। उनको समझाना है कि अबॉर्शन कराया जा सकता है, और उनको गाइड करना है कि सेफ अबॉर्शन प्रैक्टिस क्या है। कौन क्या है? नाम कई बोलिए। बार क्या होता है कि अबॉर्शन की पिल्स खाई, इधर काम किया उधर काम किया, ना आयरन लिया ना कुछ लिया, एंड समटाइम्स दे लैंड अप इन क्लिनिक विद लो बीपी और इन्फेक्शन। तो वो सारी चीजें हमको इनको बताना है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैटरनल फीमेल हेल्थ का, राइट। इसके अलावा कुछ हम बता सकते हैं इनको, ये फीमेल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है,
लेकिन हाँ, जो लेडीज के पास थोड़ा बहुत टाइम है, बच्चे बड़े हो गए हैं, डिप्रेशन फील कर रही हैं, सो यू कैन टेल देम कि दे कैन डू सम स्मॉल बिजनेस एंड ऑल, नॉट एग्जैक्टली बिजनेस, पर छोटा मोटा काम कर सकती हैं। लाइक कई काम आते हैं, अगरबत्ती बनाना, कुछ मालाएं बनाना, छोटे छोटे काम होते हैं ना, फूल माला बनाना। इस टाइप के काम में उनकी थोड़ी अर्निंग भी हो जाती है और थोड़ा मन भी लगा रहता है। सो यू कैन गाइड देम रिगार्डिंग दैट ऑल्सो। जिनके बच्चे छोटे हैं उनको ये पॉसिबल नहीं है करना, टाइम ही नहीं होता उन फीमेल्स के पास तो। लेकिन जिनके बच्चे बड़े हैं, जैसे ये मेनोपॉज की भी बात कर रहे थे, ओपी सोलंकी जी अभी चले गए हैं, तो उन लोगों को समझाया जा सकता है कि आप ये थोड़ा थोड़ा बीच में कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है, मेनोपॉज भी हो गया, आप कोई काम नहीं है, खाली बैठे हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, शादियां भी हो गई, उनकी बहुएं भी आ गई, काम नहीं है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि इससे आपकी थोड़ी अर्निंग भी हो जाएगी और थोड़ा मन भी लगा रहेगा। तो उससे भी अच्छा रहता है, क्योंकि इससे डिप्रेशन कम होगा, डिप्रेशन कम होगा तो शुगर कम होगा, डायबिटीज के चांसेस घटेंगे, उससे बीपी के चांसेस घटेंगे। तो ये आप उसमें ये भी बता सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे बताने से वो काम करने लग जाएंगी, पर कई बार क्या होता है कि फीमेल के दिमाग में आइडिया ही नहीं आता। जब आप बताएंगे उनके दिमाग में आइडिया आएगा, वो फॉलो करेंगी, हो सकता है कि किसी को अच्छा लग जाए, उसका डिप्रेशन कम हो जाए। ठीक है। ठीक है, तो एक हमारा नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी, वैसे प्रेगनेंसी भी एक अलग टॉपिक है। अभी पुष्कर जी ने स्लाइड शेयर नहीं की है, पुष्कर जी स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ, कर दी है। ठीक है, तो ये स्लाइड एक बार आप देख लीजिए। प्रेगनेंसी वैसे एक अलग टॉपिक है, ये भी मैं अलग से उसमें करना चाहूंगी, अलग सेमिनार में, पर फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। ये वाला चार्ट भी आप लगा सकते हैं, ये हिंदी में भी है। इनको सारी चीजें बतानी जरूरी रहती हैं कि एक तो प्रॉपर डाइट लेनी है, और इनको ये भी बताना जरूरी रहता है कि अब आप नहीं खा रहे हैं, आपका बच्चा भी खा रहा है, तो आपको ज्यादा खाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार खाएं। कई बार फीमेल कहती है मुझसे खाया नहीं जाता, इट ऑल हैपेंस। 3 महीने में तो बहुत होता है, शुरू के 3 महीने में ये कॉमन चीज होती है। लेकिन आप उनको बता सकते हैं फल सब्जियां ज्यादा खाएं, तेल कम लें, जो कि एक डाइट चार्ट मैंने दिया था वो इसमें भी फॉलो होता है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ना कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चे के लिए, फीमेल चाइल्ड ओरिएंटेड तो होती है, किड ओरिएंटेड, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, आप ठीक से नहीं खाएंगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा अच्छा वजन कम हो सकता है, उसको दिक्कतें आ सकती है, तो हो सकता है वो खा ले जोर जबरदस्ती करके। ठीक है, तो उनको बताएंगे कि अब हमारा दिन भर में 3 बार से नहीं होगा। जैसे हम खाते थे कि हमने नाश्ता किया, दोपहर में खाना खाया, और रात में हमने और खाना खा लिया, डिनर कर लिया मतलब। तो उनको बताना होगा कि दिन भर में हमको 5 बार भोजन करना है, और अलग अलग सतरंगा भोजन लिखा हुआ है इसमें। सतरंगा भोजन के का मतलब है कि अगर हम डिफरेंट चीजें इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, कि हमने व्हाइट चीज भी इंक्लूड कर ली, मिल्क हो गया, फ्रूट भी इंक्लूड कर लिया, रेड ऑरेंज इस टाइप से, रोटी इंक्लूड कर ली, सब्जी इंक्लूड कर ली, कुछ नट्स हमने इंक्लूड कर लिए, तो सतरंगा मतलब डिफरेंट। क्योंकि हमें डिफरेंट पोषण चाहिए, हर विटामिन चाहिए हमको, B1 B6 B12। हम कितना भी सप्लीमेंट दे दें, जब तक ये प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे तब तक उतना अच्छा नहीं रहेगा, तब तक हमारी मेडिसिन भी उतनी असर नहीं करेगी, आई मीन टू से दैट। और ये रियली में ट्रूथ होता है कि अगर हम जो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, और पेशेंट हमारी काउंसलिंग को फॉलो करता है, उसको दवाई भी ज्यादा लगती है। दवाइयां तो सभी लिख देते हैं, लेकिन कोई दवाई ज्यादा लगने का क्या कारण होता है, एंड यहाँ होता है वो कारण। एंड दिस इज रियली ट्रू, आप आजमाइएगा थोड़ा सा काउंसलिंग के बाद, इट रियली वर्क्स। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इनको ये चीजें समझानी होती हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो चौथे महीने पे आते हैं, तो आयरन ना तो फोलिक एसिड ली होती है, ना आयरन कैल्शियम ले रहे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आते हैं महीना 2 महीना हो गया होता है, फोलिक एसिड नहीं लेते हैं, और आयरन कैल्शियम का तो खैर अता पता ही नहीं होता, वो तो बाद में ही लेंगे, अगर हमारे पास फॉलो अप में आएंगे तो हम लोग ऐड कर ही देंगे। तो इनिशियल 90 डेज, बल्कि मैं पहले से ही डाल देती हूँ, जो इनफर्टिलिटी वालों को हम ट्रीट करते हैं उनको हम फोलिक एसिड पहले से ही डाल देते हैं। या हमें ये बताना है कि जो फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको प्रेगनेंसी प्लान से 3 महीने पहले से फोलिक एसिड लेना होता है। क्यों लेना होता है? क्योंकि फोलिक एसिड बच्चे का ब्रेन बनने के लिए चाहिए होता है। तो इससे हम जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, या जो भी एनएनकेफेली और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होती हैं, वो उन उन चीजों को हम उनके रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो हम उनको बता सकते हैं कि हमको 3 महीने तक फोलिक एसिड पहले लेना है। अब प्रेग्नेंट ही हो गई है, तब आई है, तो ऐसा थोड़ी है हम फोलिक एसिड नहीं देंगे। तो इनिशियल 3 मंथ्स हम फोलिक एसिड देते हैं, फिर 4th मंथ से 9 मंथ्स तक हम आयरन एंड फोलिक एसिड
और कैल्शियम देते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होना चाहिए जो कि फॉलो नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं जो ये नहीं ले रही होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं दे रहे होते, पर वो बाहर से कहीं से ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, लेकिन ये नहीं चल रहा होता है। और समटाइम्स उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, वो आती 5th मंथ में या फर्स्ट टाइम, तो अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो हमको शुरू से उनको बता के रखना होता है जब भी मौका मिले। नहीं तो ये वाला चार्ट बहुत ही अच्छा चार्ट है, ये आप अपने क्लिनिक पे भी लगा सकते हैं इसको निकाल के। ठीक है। उसके बाद वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, हर महीने वजन की जांच करवाएं, इसमें इसलिए लिखा है। वजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में अगर हर महीने आएंगी ये जांच करवाने के लिए या हर महीने क्लिनिक विजिट करेंगी तो और भी चीजें चेक हो जाएंगी। शुगर ठीक चल रहा है या नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं, खा रही ठीक से है या नहीं, आयरन फोलिक एसिड या जो भी मंथ में है तो आयरन फोलिक एसिड या कैल्शियम ले रही हैं या नहीं, इनिशियली आ रही हैं तो फोलिक एसिड ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से एवरी मंथ में प्रेग्नेंट फीमेल का एक चक्कर क्लिनिक को लगना चाहिए, ताकि हम उनकी काउंसलिंग भी कर सकें, उनका बीपी देख सकें, शुगर देख सकें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं पता ही नहीं चलता बीपी होता है, कब से चल रहा है पता नहीं। और फिर sometimes they'll end up in preterm labor, sometimes IUGR and many more things। वो हम नेक्स्ट में करेंगे, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को भी, पर फिर भी ये बताना जरूरी है। उसके अलावा इनको हमें इम्पोर्टेंट ये बताना होता है कि इसमें लिखा भी हुआ है रात की नींद के अलावा दिन भर में 2 घंटे आराम करें एवं बाएं करवट लें। यानी कि हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोना है, ट्राई करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे 7-8 घंटे नहीं सो पाए, कभी सीधा हो गए कभी दाएं भी हो गए, पर कोशिश करनी है कि हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोएं। रात में 8 से 10 घंटे की नींद लें। ये नींद इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। ठीक है, आई मीन रेस्ट एंड स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको आफ्टरनून में भी लेना है, ऐसे नहीं कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, अब हम दोपहर हो गई कुछ भी रेस्ट नहीं लिया, शाम के खाने की तैयारी में लग गए और बच्चे आए, बच्चों को देखा एंड मैनी थिंग्स। इसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम फैमिली को नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा। फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बिना फैमिली सपोर्ट के फीमेल भी अकेली क्या क्या कर लेगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमको फैमिली को भी एक्सप्लेन करनी है कि स्लीप एंड रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज डाइट। तो प्रेगनेंसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। तो इसमें 3 to 4 आवर्स आप बोलोगे ना दोपहर में रेस्ट लेने के लिए, तब वो जाके कहीं 2 घंटे रेस्ट ले पाएगी। और अगर आप 8 से 10 घंटे बोलोगे रात के लिए, तो वो कहीं जाके 7-8 घंटे रेस्ट ले पाएगी। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी इसमें कवर नहीं करी है, बट मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स को पता ही नहीं होता कि वाइट डिस्चार्ज हमको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, होता होगा सबके, होता है उसके भी होता है, वो भी कोई ट्रीटमेंट पे नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है, तो उनको रिपोर्ट करना है। ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है कि दैट वाइट डिस्चार्ज इज रियली नीड ट्रीटमेंट। तो ये अवेयरनेस नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है। आई टोल्ड यू ना, जागरूकता की मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि एजुकेशन कम है हमारी इंडिया में, तो उससे वो जागरूक नहीं हो पाते, उतना आईक्यू लेवल नहीं रहता उन लोगों का। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो फिर एक हमारा पार्ट आता है इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी पे मैं पहले भी एक सेमिनार कर चुकी हूँ। तो इनफर्टिलिटी के लिए मैं सिर्फ 2-3 लाइनों में इसलिए खत्म करना चाहूंगी। इनफर्टिलिटी में हमको ये ध्यान रखना है, हमें फीमेल को बताना है, फैमिली को भी बताना है कि सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है इनफर्टिलिटी के लिए, मेल भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टैबू बना देते हैं, जैसे बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, अरे ये तो बांझ है, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है। वो डिप्रेशन की वजह से वो इतनी डिप्रेस हो जाती है कि जितनी हम मेडिसिन देते हैं वो भी उसको असर नहीं कर पा रही होती। ठीक है। तो इनफर्टिलिटी के लिए हमें ये बताना जरूरी होता है, अगर हम ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं, कि खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप खुश रहोगे उतना आपको ज्यादा दवाइयां लगेगी। एंड रियली में इट अफेक्ट्स, सारी फैमिलीज में नहीं होता है, बट ग्रामीण क्षेत्र में ये बहुत कॉमन कॉज होता है। उन लोगों को बहुत वो हो जाता है कि अरे मैं बच्चा नहीं कर पाई अभी तक, सब लोग ऐसे ही ताने मारते रहते हैं मुझे, लाइक दैट करके। तो ये सारी चीजें हमको इनको समझानी होती है कि रेगुलर चेकअप जरूरी है, मतलब एवरी पार्ट के लिए रेगुलर चेकअप जरूरी है, चाहे प्रेगनेंसी हो, इनफर्टिलिटी हो, ल्यूकोरिया हो, या कोई भी डिजीज हो, रेगुलर चेकअप जरूरी है, रेगुलर ट्रीटमेंट जरूरी है, एंड प्रॉपर डाइट जरूरी है, एंड मेंटल सपोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड स्लीप। सो 5 टेक होम मैसेज यू कैन टेक: रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डाइट, and mental support and proper sleep. These all things are very important.
इन एवरी डिजीज, कोई भी आप उठा लो, ये पांचों चीजें आपको जरूरी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? पूछना है किसी को कुछ? बोर हो रहा है? इम्पोर्टेंट है, बोर हो रहा है लेकिन यहाँ तो इम्पोर्टेंट ना। वैसे बहुत ही अच्छा वॉइस जनरल नहीं टॉपिक क्लियर है। आ रही है आपकी सर। सोलंकी जी, कुछ क्वेश्चन है? कोई कुछ बोल रहा था ऐसा लग रहा था, बट ही इज नॉट ऑडिबल। पुष्कर जी, क्या आप बता पाएंगे क्या बोल रहे थे? सोलंकी जी, कुछ सोलंकी जी, कुछ क्वेश्चन थे आपको? मेरे पहले अब कुछ नहीं है। अच्छा, सारे चलिए ठीक क्वेश्चन मैं कर लूंगा तो बाकी के पार्ट में बोलेंगे सभी इन्होंने कर जी लिया, हमारा बिल्कुल। नंबर नहीं आया। है। हम नहीं तो नहीं, ऐसी चाहते हैं कोई बात सारे नहीं है, करेक्ट यू आर करें। ऑलवेज वेलकम, आई एम देयर टू गिव यू टाइम। इसीलिए मैंने ऐसे टाइम पे रखा है जब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अगर आप अभी 1 घंटा और भी लगा देंगे ना तो आई, नो प्रॉब्लम। नहीं मैम, क्योंकि आपकी जानकारी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी है। अच्छा, मैं और मेरा थोड़ा सा रह गया है अभी, आपका 10 मिनट्स और लूंगी। आपको मेरे को जी 10 मिनट्स और बेयर करना होगा। तो इसमें अब मैं ट्रीटमेंट पार्ट पे आती हूँ। ट्रीटमेंट पार्ट तो हम लोग देंगे ही जब आप रेफरल भेजेंगे। फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी 5 मिनट्स में। एक तो ये है कि यूजुअली जो ल्यूकोरिया, पीआईडी और यूटीआई होता है उसमें हाइजीन, हमें काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। एंटीबायोटिक यूजुअली हम देते हैं, यूट्राइन हेल्थ टॉनिक भी देते हैं। और कई बार हमें पेशेंट ऐसा बोलता है कि बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ऐसा भी बोले हैं कि मैम थोड़ी दवाइयां कम कर दो। तो उसमें मैं उनको यही एक्सप्लेन करती हूँ कि थोड़ा सा कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना, कोई भी डिश बनने के लिए, अगर फीमेल फीमेल ही ज्यादातर घर में डिशेस बनाती है, कोई भी डिश बनने के लिए हमारे को सारा जरूरी होता है। नमक भी डलेगा, हल्दी भी डलेगी, मिर्च भी डलेगी, कुछ कुछ में खड़े मसाले भी डलेंगे या गरम मसाला भी डलेगा, तो तभी डिश टेस्टी बनती है ना। ऐसे ही ट्रीटमेंट भी ऐसे ही होता है, एक दवाई से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। कुछ फीमेल सोचती हैं अरे मैडम आपने इतनी सारी दवाई लिख दी, खर्चा हो गया, ये वो, एवरीथिंग इज नीडेड। बाकी प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी का टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगी। इनफर्टिलिटी का मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ एक बार। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए बहुत तेजी से नहीं भागना होता है। हार्मोन्स मैं कम से कम देती हूँ, आई ट्राई टू अवॉइड। जो लोगों मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों ने दिखाया है, उन्होंने देखा होगा हार्मोन्स मैं कम देती हूँ। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ठीक हो जाएगा बट इट विल टेक टाइम। तो हमें पेशेंट को पेशेंस भी सिखानी होती है, नहीं होती है मतलब कि ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। क्योंकि अगर मैं हार्मोन्स नहीं दूंगी, सप्लीमेंट्स दूंगी या कोई आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दूंगी, कहीं यूट्राइन हेल्थ टॉनिक दूंगी, वट एवर, तो उसमें टाइम लगता है, वो जादू की छड़ी की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो ये है कि मैं ये कह सकती हूँ कि पूरी कोशिश मेरी रहती है कि बीमारी को जड़ से उठा फेंके। वो एक कोशिश होती है। मैंने बताया ना, बाल्टी में पानी नहीं भरना है, मुझे उसका छेद बंद करना है। ठीक है, तो मैम बाल्टी में पेशेंट का ये पानी जो यूज होगा, फिर मुझे काउंसलिंग करनी है कि जो बाल्टी में पानी यूज हो रहा है उसको कैसे भरना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले छेद बंद होगा तभी तो आगे पानी भरेगा। और पानी आपका यूज हो गया तो फिर वो आपको कैसे भरना है, वो जो नीडेड पानी है ना। वो एक इम्पोर्टेंट है। तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट, तो माई ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, दैट्स ओके। बट हमें बताना होता है कि पेशेंस रखना है। दवाइयां भी कोई जादू की छड़ी एंड ऑल नहीं होती हैं, क्योंकि हम नुकसानदायक, ऐसा नहीं है कि हार्मोन ज्यादा नुकसान करते हैं, बट ऑब्वियसली थोड़ा तो करते ही है। और उनसे ज्यादा बेहतर होता है दूसरा दूसरा ट्रीटमेंट। इसीलिए आई गो विद लेस हार्मोनल ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग, वट एवर फीमेल हेल्थ आई हैव डिस्कस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बस हो गया। थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी एक लाइन रहेगी। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं जिनको पता नहीं होता कि उनको डायबिटीज है, जिनको पता नहीं होता उनको बीपी है, जिनको पता नहीं होता उनको थायराइड है। ठीक है, तो एवरी फीमेल, बहुत ज्यादा यंग है तो आप छोड़ सकते हो, बट एवरी फीमेल हु इज कमिंग टू योर क्लिनिक, एटलीस्ट स्क्रीनिंग करवाओ आप, फास्टिंग ब्लड शुगर की, थायराइड प्रोफाइल की और बीपी। ये मैं अपने कई रेफरल्स में कई बार कई एचपीज को बता भी चुकी हूँ। मैं अपने ट्रीटमेंट में हमेशा डालती भी हूँ। ये स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बहुत बार लोगों को नहीं पता होता कि मुझे शुगर है, मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगी कि शुगर है तो शुगर का ही मुझे वो सिम्टम आएगा,
थायराइड है तो मुझे थायराइड का ही सिम्टम आएगा, बीपी है तो मुझे बीपी का ही सिम्टम आएगा। ये चीजें बैक ऑफ द माइंड में या बैक ऑफ द हेल्थ में चल रही होती हैं, उसकी वजह से जो फीमेल आती है वो किसी किसी प्रॉब्लम्स के साथ आती है। और पता चलता है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स को मैंने डायग्नोस किया है जो पता चलता है कि थायराइड था इसीलिए ठीक नहीं हो पा रही, या फास्टिंग ब्लड शुगर था। ये तो अभी मेरे पास कल ही आई थी कि फास्टिंग ब्लड शुगर था, और मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर हाई आया उसका। मैंने आई विल शेयर दिस पेशेंट विद यू। उसका रैंडम ब्लड शुगर 300 आया। उसने बोला कि मैं काफी समय से यूटीआई का ट्रीटमेंट ले रही हूँ, और यूटीआई का ट्रीटमेंट लेते लेते बहुत टाइम हो गया पर मैं ठीक नहीं होती, मैं दवाइयां बंद करती हूँ तो मुझे दोबारा से यूटीआई हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसका एक शुगर कर लो आप और एक फास्टिंग ब्लड शुगर आप करवा लेना। उसका शुगर, यू वोंट इमेजिन, इट रैंडम वाज 300। एंड नो बडी, यूटीआई का कहीं कई जगहों से ट्रीटमेंट लिया, नो बडी बॉदर्ड टू डू फास्टिंग ब्लड शुगर और एनी। उसके पास कोई शुगर की कोई भी रिपोर्ट नहीं थी। शी वॉज 36 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज 300 रैंडम ज्यादा है ना। तो फास्टिंग ब्लड शुगर जरूरी होता है, इसीलिए उसका यूटीआई ठीक नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका ठीक होता होगा, उसका शुगर हाई चलता होगा। शुगर एंड यूटीआई गोज साइड बाय साइड, जैसे ही आपका शुगर बढ़ेगा यूटीआई के चांसेस बढ़ जाएंगे फीमेल्स में स्पेशली। तो ये चीजें हमें स्क्रीनिंग करनी है, फास्टिंग ब्लड शुगर, थायराइड प्रोफाइल एंड बीपी, ये सारी फीमेल्स को ये करें ही करें। That's all patients I say that. बोलो। मैम पर पेशेंट है ना, सेफ्टी के तौर पे कोई भी जांच नहीं करवाते जब तक उनको कोई दिक्कत नहीं होने लग जाए, ये तब आपकी तक बात वो बिल्कुल जांच नहीं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिव की बात आ जाती है कि नहीं मैं क्यों करवाऊं जब मेरे को मतलब जरूरत नहीं हो। लेकिन हाँ, आप बोल सकते हैं, अपनी तरफ से एडवाइस कर सकते हैं। अगर देखो, मैं ये नहीं कहती कि 100 में से 100 कराएंगे, लेकिन अगर 100 से 25% कराते हैं, 25% में अगर हम 5% भी डायग्नोज कर पाते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। 5% का तो भला हो रहा है ना। अगर हमारे पूरे मेरे इस सेमिनार से 1% का भी फायदा होता है तो मेरा 1 आवर यूज हो गया, राइट। आपको एडवाइस करना है, नहीं कराते नहीं सोचना है, आपको नहीं एडवाइस मैं करना है। अगर मान जाए तो मैं ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। हमने तो अपनी तरफ से एडवाइस कर दिया ना, मेरा अपना कर्म तो पूरा हो गया ना। ठीक। नहीं मैं बहुत सारे पेशेंटों को बोलता हूँ, बोले क्या हम्म। इसकी जरूरत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये वो, मतलब कोई बोलता हूँ बात मैं नहीं, आप छोड़ा मत करो, 40 करवाना मतलब चाहिए। आप बोलते रहो, ये बात छोड़ो मत। और जब पेशेंट ठीक नहीं होगा, दोबारा आएगा, तो आप बोलना देखो मैंने कहा था ना कराना है, ऐसे करके। और अगर ठीक आ जाएगा तो आपको बोलना है कि चलो अच्छा हुआ, ठीक हो गया, ठीक आ गया, अब चिंताजनक बात नहीं है। सो वी हैव टू मैनिपुलेट द थिंग्स टू। शुगर के मामले भी मैम इतने हो गए अब तो, कि मतलब बहुत सारे को शुगर मतलब 2-2 3-3 साल से हाई चलती रहती, बहुत सारा वेट कम हो जाता, उसके बावजूद मतलब पेशेंट हाँ, मतलब यस पूरी ट्रू, तरीके से जांच नहीं करवाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने प्राइमरी इनफर्टिलिटी के 2-3 पेशेंट्स ऐसे ट्रीट किए हैं, बल्कि ज्यादा ही, जिसमें बहुत जगह उन्होंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन कभी शुगर नहीं टेस्ट कराई, और डायबिटीज निकला, शुगर कंट्रोल आते ही दे कंसीव। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी निकले हैं जिनको थायराइड था, कभी थायराइड की जांच नहीं कराई, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते लेते मैंने थायराइड कराया, हाइपोथायराइड आया, हाइपोथायराइड को ठीक किया एंड दे कंसीव। तो मैम टू थ्री थिंग्स आर वेरी कॉमन। मैम ये कौन से थायराइड में मतलब वेट गेन होता है मतलब? वेट गेन होता है जिसमें हाइपोथायराइड होता है, टीएसएच रेज्ड होता है, उसमें वेट गेन होता है। जिसमें तो हाइपर थायराइड होता है उसमें वेट कम होता है। तो उसको किस तरीके से मतलब कम कर सकते हैं अपन? वेट को वेट कम करना है, थायराइड को कम करना है। मतलब थायराइड ऑलरेडी कंट्रोल है पर पेशेंट का वेट कम नहीं हो रहा मतलब? वो फिर डाइट काउंसलिंग के साथ ही होगा। डाइट बताइए आप थोड़ा इनको डाइट में। यस, वेट मैनेजमेंट पे भी हम एक टॉपिक रख सकते हैं सेमिनार का कभी, वंस अपॉन अ टाइम। बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, तो वेट मैनेजमेंट पे भी रख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी, उनको डाइट के लिए बताना है। एंड ब्रिस्क वॉकिंग वेरी मच नीडेड फॉर देम। उनसे बताइए कि ब्रिस्क वॉकिंग बहुत जरूरी है, जितना वो ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, वो इम्पोर्टेंट है। और कोई भी डिजीज के लिए और वेट लॉस के लिए, जो ये मैं बोलती हूँ और लिखती हूँ कि आपको सुबह में पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है, सिप बाय सिप, इससे बहुत बीमारियां दूर होती हैं। रियली में बिलीव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ज्यादातर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ ल्यूकवार्म वाटर अर्ली मॉर्निंग, सिप बाय सिप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो वेट लॉस में भी काम आता है, हेल्थ में भी होता है, और हेल्थ रिलेटेड भी होता है। और इससे मतलब मेरा मोटिव ये रहता है कि दवाइयां ज्यादा से ज्यादा असर करें, तो उन सब के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये भी आप बोल सकते हो। कुछ कुछ लोगों का थायराइड कुछ जेनेटिक भी होता है, कुछ कुछ लोगों का थायराइड पूरा मतलब कंट्रोल होते हुए भी वेट नहीं कंट्रोल हो पाता।
तो हाँ ये मैम। अपनी अपनी फिजिक भी होती है, हमें बताना रहता है कि बॉडी शेम ना करें, ये अपनी अपनी फिजिक भी होती है तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और का? हो गया? मैम ठीक इनको है, तो फिर अभी यहीं के पता है यहीं एक्चुअली सब अभी के कुछ। लिए यहीं पे एंड करें। होप आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और मैंने अच्छे से आपको समझा पाया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर दिमाग में बाद में आता है तो वो टॉपिक भी पूछ सकते हैं बाद में। आप स्लाइड शेयर ले लीजिए इन लोगों से, आई मीन पुष्कर जी आपको दे देंगे, और फिर एक क्लिनिक पे आप लगाते रखिए, हिंदी में भी लगाते रखिए। और जी बताएं, जी कोई मैम, कुछ कहना एक्चुअली चाह रहे हैं तो? बोलिए बोलिए। जो आज आप हमारा जो टॉपिक था मैम, ये 1 घंटे में कवर करना काफी मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हाँ, आते हैं इसमें। हम्म। बहुत चैप्टर्स है, जैसे कि आपने ये हाँ। मेनोपॉज वाला हमारा छूट गया है, वेट गेन का छूट हम्म। गया है, इनफर्टिलिटी हमने पहले कवर कर चुके हैं, तो सारे इंटर यस, कोरिलेटेड है। यस, सारे इंटर कोरिलेटेड है। इसके हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन का हम एक रख ले साथ में, चाहे मेनोपॉज को कवर कर लें, या मेनोपॉज का हम रख लें साथ में कोई और रख लें, एक हम पीडियाट्रिक हेल्थ का भी रख सकते हैं। तो ये सारे कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटे में कवर कर पाने सारे मुश्किल है। तो मैंने छोटा सा ब्रीफ कर दिया है आपको। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद में आपके दिमाग में डाउट आता है तो भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है टॉपिक खत्म हो गया तो अब मैं आगे से नहीं बताऊंगी आपको। आप बाद में भी आपका कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे कोई भी हेल्पर को और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इंडियन हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। इट वाज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हम आशा करेंगे कि थोड़ा बहुत जानकारी क्लिनिक के द्वारा हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है उन तक पहुंचे। जो आप बात कर रहे थे, अगर 1-1% का भी उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो हम सबके लिए वो अच्छी बात है। बहुत सारे चीज हमारे इंडियन कम्युनिटी में ना चाहते हुए भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हाँ एफर्ट जी, लगाएंगे कुछ कि तो तो एक नहीं दिन कर सकते, पर कुछ चेंज अगर होगा। जितना कर पाए उतना बेस्ट है, जी उतना बढ़िया है, कुछ चेंज कर पाए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच अगेन। तो हम बेस्ट हमारा जो विशेष टू वेबिनार है। एवरीबॉडी कि आप इम्प्लाई कर पाए सब कुछ। जी मैम, थैंक यू मैम, हम यहाँ पे एंड करते हैं।